हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आइस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम 4th और 5th फरवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 7 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है सेबी कॉरपोरेट बॉन्ड को एज अ सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरीके से क्यों कंसीडर कर रहा है, ये मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कॉरपोरेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा सेबी के द्वारा क्यों अवेयरनेस प्रोग्राम इसके लिए लॉन्च किए जा रहे हैं, और कॉरपोरेट बॉन्ड के ऊपर 2024 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, बॉन्ड्स के ऊपर 22 में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी आपके साथ इस पूरे आर्टिकल में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने मेटा व्हाट्सएप के ऊपर क्या बात कही है, वो मैं बताऊंगा। यहीं पे जो यूज़र का डेटा होता है उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वो मैं आपको बताऊंगा। और इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जिससे आप मेंस के लिए काफ़ी एक अच्छी खासी नॉलेज गेन कर पाएंगे। टेक के रिगार्ड में जीएस पेपर 2, 3 के लिए दोनों रिलेवेंट रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है टर्टल ट्रेल्स के ऊपर जो प्रपोजल दिया गया है, मतलब जो कछुए होते हैं उनके रास्ते के ऊपर क्या प्रपोजल डाला गया है, वो मैं आपके साथ बताऊंगा इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया ने डीआरडीओ में पर्टिकुलरली सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट, जिसे एसएफडीआर टेक भी कहते हैं, उसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। मैं आपको बताऊंगा ये टेक क्या होता है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है न्यू स्टार्ट ट्रीटी के ऊपर। इस वीक जो एक्सपायर हो रही है ये ट्रीटी क्या है, इस ट्रीटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ये एक्सपायर हो जाएगी, कौन सी कंट्रीज इस ट्रीटी में शामिल है, वो आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया यूएस का जो ट्रेड और जो स्ट्रैटेजिक टाइज है वो जो रीसेट हो रही है, उसमें क्वाड का क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्रिटिकल मिनरल का क्या रोल है, वो सारी चीज़ें आपको मैं इस आर्टिकल में समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एमपी लैट्स के ऊपर जो कंट्रोवर्सी उठी है। यहाँ पे आपको बताऊंगा एमपी लैट्स होते क्या हैं और क्या कंट्रोवर्सी है। अब इसी कंट्रोवर्सी में आपको मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो पीवाईक्यूज में पूछी जाती हैं, मेंस के लिए क्या रिलेवेंस है, वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आइस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है सेबी क्या कह रहा है। तो सेबी ने कहा है भैया इन्वेस्टर्स मोर अवेयर ऑफ क्रिप्टो देन कॉर्पोरेट बॉन्ड। तो सेबी ने का खुद ये कहना है कि भैया जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनको ना क्रिप्टो के बारे में, जो इक्विटी स्टॉक्स होते हैं उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज है कंपेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर। तो इसी वजह से सेबी ने पुश करना स्टार्ट किया है कॉर्पोरेट बॉन्ड को एक सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तरीके से कंसिडर किया जाए। मतलब आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जनरली आपके दिमाग में केवल क्रिप्टो या फिर इक्विटी स्टॉक नहीं आना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया कॉर्पोरेट बॉन्ड भी एक एरिया है जहां कर सकते हैं। तो ये चीज़ करने के लिए सेबी ने क्या किया है, अवेयरनेस प्रोग्राम, आउटरीच रनिंग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया है ताकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में पता किया जा सके। यहाँ पे मार्केट रेगुलेशन को इम्प्रोवाइज करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रोवाइज करने के लिए सेबी ने स्टेप्स लिए हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड की ट्रेडिंग होती है एक्सचेंजेस पे, उनको एनकरेज किया गया है। अब ये सारी चीज़ें जो सेबी कर रहा है वो और क्या चाहता है सेबी, पर्टिकुलरली कॉर्पोरेट बॉन्ड के बारे में जब बात होती है, आप इस वर्ड का ध्यान रखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब और ज़्यादा इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस होगी तो बाकी लोग जो होंगे इश्यूअर्स बॉन्ड के, वो लोग और ज़्यादा इशू करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा भैया डिमांड हो रही है तो हम इशू भी करते हैं और पार्टिसिपेशन होगा। इससे जो सेकेंडरी मार्केट है वो और ज़्यादा डीप बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बॉन्ड्स होते क्या हैं। बॉन्ड्स एक साधारण सा मतलब समझिए, आपके पास लेट से 100 रुपए है, मैं एक एक्स कंपनी हूँ, मैं आपके पास पहुँचूंगा, बोलूँगा भैया एक काम करिए, मुझे ना आप पैसा दे दीजिए और ये जो पैसा रहेगा इसके बदले में आपको मैं एक टिकट या फिर एक पेपर टाइप दे दूंगा और आपको मैं अगले साल इसी टाइम पे, जो भी टाइमलाइन डिसाइड करूं उस टाइम पे आपको यही अमाउंट मैं वापस कर दूंगा। बट अब इसके अंदर जनरली क्या फॉलो होता है प्रोसेस, मैं कहूँगा भैया एक काम करिए, आप ना मुझे दे दीजिए, मुझे ज़रूरत तो 100 की, लेकिन आप मुझे 98 दे दीजिए, लेकिन जब आप आओगे अगले साल लेने तो आपको मैं 100 दूंगा। मतलब मैच्योरिटी पे आपको क्या मिलेगा, जो फेस वैल्यू है वो चीज़ आपको मिल जाएगी। फेस वैल्यू क्या है, 100 फेस वैल्यू होती है। तो एक टाइप का लोन होता है ये, ठीक है, बट ये कोई इंस्टीट्यूशनल लोन्स नहीं होते हैं। इंस्टीट्यूशनल लोन्स मतलब ऐसे जो बैंक इंस्टीट्यूशंस जैसे जो होते हैं उनके द्वारा दिए जाएं। तो ये सारी कंपनीज देती हैं जिसे आप लोग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी कहते हैं, गवर्नमेंट भी देती है जिसे हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। अब देखते हैं 2024 में सवाल क्या पूछा गया। सवाल कह रहा है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन
ट्रेड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जिसे आप लोग जीसec भी कहते हैं। यहाँ पे क्या रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो आप खुद सोचिए, क्या यहाँ पे तीनों नहीं आकर के ट्रेड कर सकते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड में? ऐसा क्या है भाई कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में ये तीन ट्रेड नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पे तीनों कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो 2022 में पूछा गया है, विच इज विद रेफरेंस टू कन्वर्टिबल बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बॉन्ड का मतलब तो पता है, कह रहे कन्वर्टिबल बॉन्ड बताइए भैया आप, मतलब ऐसा बॉन्ड जिसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब क्या है, अगर आपने सोचा कि भैया मुझे तो आपने 98 रुपीज़ का दे रखा है, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, 2 रुपए का अगले साल मिलेगा, लेकिन आपने सोचा भैया कहीं पे ना आपको 4 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आप क्या सोचोगे, आप इसी बॉन्ड को कन्वर्ट कर दो किसी दूसरे में, तब वो कन्वर्टिबल बॉन्ड कहलाएगा। तो इस वजह से जो कन्वर्टिबल बॉन्ड होते हैं उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो लो होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या कहते हैं हम लोग, एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, जो कन्वर्टिबल बॉन्ड होते हैं लो इंटरेस्ट पे करते हैं। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या रहा है, द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स द बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस। बिल्कुल सही है। अब अगर किसी भी बॉन्ड होल्डर ने देखा कि भैया जो उनके बॉन्ड की वैल्यू डिग्रेड हो रही है, क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो लोग जनरली क्या करेंगे, वो सोचेंगे भैया एक काम करते हैं, इसी बॉन्ड को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसी दूसरे स्टॉक में, और वो स्टॉक जो रहेगा वो उसी दाम का रहेगा जितना इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या शो करती हैं, कन्वर्टिबल बॉन्ड की फीचर होती है। यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही है। तो अब ये समझने से पहले आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, हुआ क्या है। 2021 में व्हाट्सएप ने इंट्रोड्यूस की थी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, जिसमें कहा था कि भैया यूजर से आप या तो इसको एक्सेप्ट करिए, या तो टेक इट, या तो लीव इट। अब ये जब होता है तो सीसीआई ने व्हाट्सएप के ऊपर 213 करोड़ की पेनल्टी लगा दी। कहा कि भैया आप लोग ना जो आपकी पोजीशन है उसका डोमिनेंस अब्यूज कर रहे हो, मतलब आप अब्यूज ऑफ डोमिनेंस कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे ही ये होता है तो आपको पता है जब कोई सीसीआई ने जजमेंट दिया है तो उस जजमेंट के अगेंस्ट अपील हो सकती है, कहाँ पे, एनसीएलए एक्ट में, जिसे आप लोग नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल भी कहते हैं। तो जब मेटा वहां पे पहुंचते तो वहां पे क्या होता है, वहां पे इसी अब्यूज को अपहेल्ड कर दिया जाता है, मतलब कहते हैं हाँ भाई बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे पेनाल्टी तो सिमिलर रखते हैं। जो आपका 5 साल का बैन था डेटा शेयरिंग फॉर एड्स को, उसको हटा दिया जाता है एनसीएलए के द्वारा। अब डेटा शेयरिंग क्या होता है, होता यह है कि मान लेते हैं कि आपका कोई डेटा XY डेटा है, तो XY डेटा आपका जनरली क्या करती हैं कंपनीज, ये कंपनीज दूसरे एड्स के साथ शेयर करती हैं, तभी आप लोग एल्गोरिथम में उस टाइप की चीजें देखते हो जो आप सर्च कर रहे हो, क्योंकि वो डेटा शेयर किया जाता है उनके साथ, ताकि भैया ये है जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनको जब आपका डेटा मिलेगा और देखेंगे कि आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आपको उसी तरीके से एड शो होगा। तो यहाँ पे वो जो गोल था, बेसिकली जो डेटा शेयरिंग का एक बैन था, उसको हटा दिया गया। अब रीजन ये दिया गया भैया डेटा शेयरिंग कॉर्पोरेट ग्रुप के अंदर एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्रैक्टिस होती है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एनसीएलए ने कहा है। तो आपको एनसीएलए का जो स्टैटिक पोर्शन है वो पता होना चाहिए। सीसीआई के ऊपर पीवाईक्यू पूछा गया, मेंस में ही पूछा गया है। इस बार 2025 में भी जो आपका ट्रिब्यूनल्स के ऊपर रिफॉर्म आए हैं उसके ऊपर भी यूपीएससी में सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब जब यहाँ एनसीएलए में भी उसे रिलीफ नहीं मिलता है, तब जाता है मेटा कहां पे, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि भैया ये जो पेनल्टी लगाई गई है ना, ये बहुत ही गलत है, तो कृपया करके आप हमें कुछ रिलीफ दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया एक बात बताओ, चलो बाकी बात तो ठीक है, आप जो है यूजर का डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, तो उस यूजर के एक्स डेटा से आपने अगर वाई अमाउंट का प्रॉफिट कमाया है, तो क्या उस वाई अमाउंट के प्रॉफिट को आप शेयर नहीं कर सकते हो क्या? मतलब जस्ट पूछा, तो उन्होंने पूछा कि भैया जो मोनोपोलीज होती हैं बड़ी बड़ी, तो क्या वो कोई लीगल फिक्शन चल रहा है वहां पे कि एकदम ड्रीमी वर्ल्ड चल रहा है कि भैया कंसेंट ले लिया है उसके बाद तो जो मन में आएगा आप वो करोगे। तो ये सारे शार्प ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, और ये चीज क्या शो कर रही है, शो कर रही है कि भैया आपने जो यूजर का डेटा से प्रॉफिट जनरेट किया है, उस प्रॉफिट को कौन ओन करता है।
क्या आप ओन कर रहे हो, क्या यहाँ पे आपको रेंट देना पड़ेगा यूजर को भी? तो ये काफी बड़ा सवाल जो है खड़ा हो चुका है। अब ये जो चीज क्या शो करती है, अब कोर्ट्स का अप्रोच थोड़ा सा जो यूरोपियन यूनियन है उसकी तरफ जा रहा है। यूरोपियन यूनियन राइट्स बेस्ड डिजिटल रेगुलेशन को फॉलो करने की तरफ रहता है, तो कोर्ट ने भी कुछ वैसा ही ऑब्जर्वेशन दिया है। तो यहाँ पे आर्टिकल में कुछ कंक्लूजन नहीं है, आपको मेन चीज पता होनी चाहिए सीसीआई क्या है, एनसीएल8 क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो क्या है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है टर्टल ट्रेल्स के ऊपर जो प्रपोजल दिया गया है। तो यूनियन बजट ने प्रपोज किया है भैया हम लोग क्या करेंगे, जो टर्टल जो आपके कछुए होते हैं उनके लिए रास्ते बनाएंगे जहां पे उनकी नेस्टिंग साइट्स होती है, पर्टिकुलरली उड़ीसा, कर्नाटका, केरला में। सवाल उठता है क्यों मैटर करता है, क्योंकि जो ओलिव रेडले टर्टल्स होते हैं वो मास नेस्टिंग करते हैं जिसका नाम अरीबाडा होता है। ठीक है, और ये कुछ ही प्लेसेस में करते हैं, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट गहिरमाथा और ऋषिकुल्य जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे पाए जाते हैं ये आपके ओलिव रेडले। तो अर्लियर क्या था, जो गहिरमाथा के एरिया था वो ऑलरेडी नो गो जोन के अंडर में आता था। ठीक है, क्योंकि मिसाइल रेंज में भी था तो इसलिए नो गो जोन भी था। अब यहाँ पे जो ऋषिकुल्य था उसमें विजिटर्स को अलाउड किया जाता था, जिसकी वजह से नेस्टिंग डिस्टर्ब हो जाती थी, तो अब रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर दिया गया है। तो जो कंजर्वेशनिस्ट है उन्होंने अपोज किया, उन्होंने कहा है कि भैया एक बात बताइए, अगर मास नेस्टिंग साइट जो है वो कंप्लीटली डिस्टर्बेंस फ्री होनी चाहिए, कोई भी पीपल कोई भी लाइट नहीं होनी चाहिए। अगर आपने वहां पे ट्रेल बना दिए हैं, कछुओं का रास्ता जो है, या फिर आप अगर उस रास्ते पे किसी तरह कंस्ट्रक्शन कर दोगे तो वो सब चीजें पर्टिकुलरली फॉर टूरिज्म फोटोग्राफी अगर होगी तो ये नेस्टिंग को डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ये जो टर्टल के ट्रेल्स की बात हो रही है, पर्टिकुलरली यहाँ पे टर्टल के रास्ता बनाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि जो टर्टल का रास्ता है उसके बीच में आपने कोई कंस्ट्रक्शन अगर कर दिया है तो वो इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो टर्टल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली सेंसिटिव होते हैं लाइट को और ह्यूमन प्रेजेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये जो टर्टल ट्रेल्स की बात हुई है कि वहां पे थोड़ा सा टूरिज्म बढ़ाया जाएगा, बाकी चीजें की जाएंगी, उसके ऊपर जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं उन्होंने अपोज किया हुआ है। अब जो ओलिव रेडले टर्टल की बात की जाए तो स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट होते हैं ऑल सी टर्टल्स में, इनकी मास नेस्टिंग होती है, यहाँ पे ट्रॉपिकल ओशियन में पाए जाते हैं जनरली, इनका वल्नरेबल आयुसियन स्टेटस है। यहाँ पे आप देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, सवाल पूछा गया है। इवन दो अरीबाडा के ऊपर भी सवाल पूछा गया है यूपीएससी में, वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, बट एटलीस्ट आप एक बार उसको रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल छोटा सा स्नैप है, अभी आगे चल के और भी उसके ऊपर डेवलपमेंट आएगा तो मैंने इसको शॉर्ट ही रखा हुआ है। तो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है सॉलिड फ्यूल डक्टेड जो आपका रैमजेट टेक है। ठीक है, फ्लाइट का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है वो उड़ीसा में किया गया था। सवाल है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टेक है इससे लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो होगी वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी, हाइयर स्पीड होगी, लॉन्गर रेंज होगी और बेटर मैन्यूवरिटी भी होगी। मतलब वो बीच में जिस तरफ से जाना चाहे, जैसे उसको मैन्यूवरिंग कराना चाहते हैं वो करना आसान, और थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा उसमें कॉम्बैट इफेक्टिवनेस भी इम्प्रोवाइज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने अब ज्वाइन कर लिया है इलाइट ग्रुप ऑफ नेशन जिनके पास ये SFDR टेक है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने इसको मेजर माइलस्टोन का है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है टेक क्या करता है, कैसे करता है। बेसिकली ये एडवांस मिसाइल इंजन है, मतलब मिसाइल में जो इंजन लगे होते हैं वो एडवांस लेवल पे सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है। अब वर्ड देखो, सॉलिड फ्यूल की बात हो रही है, यहाँ पे सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन एयर से ली जाती है। ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड होगा, मतलब जनरली क्या होता है मिसाइल में ऑन बोर्ड ही ऑक्सीजन को रखा जाता है। ठीक है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे वो सिस्टम नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली एयर से ऑक्सीजन ली जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा, रेंज लॉन्गर हो जाएगी, स्पीड और ज्यादा हायर हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, मिसाइल हाई स्पीड को रिटेन कर पाएगी थ्रू आउट द फ्लाइट। नॉर्मल जो मिसाइल्स होती हैं वो जल्दी बर्न हो जाती हैं और उसकी वजह से स्पीड स्लो डाउन हो जाती है, लेकिन ये जो नया टेक है इससे जो लिमिट्स है वो और ज्यादा पुश होती चली जाएगी टिल दी एंड। ठीक है, चलो अब ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है यहाँ पे रशिया ने क्या न्यू स्टार्ट ट्रीटी पे बोला है। ठीक है, तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी एक न्यूक्लियर ट्रीटी है, किसके बीच में, यूएसए और रशिया के बीच में, जहां पे जो आपका न्यूक्लियर वॉरहेड्स होते हैं, जो लॉन्चर्स होते हैं, उनको लिमिट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये लास्ट न्यूक्लियर ट्रीटी जो है कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर आर्म्स बिटवीन यूएस और रशिया, ये एक्सपायर हो रही है दिस वीक। तो क्रेमलिन ने वार्न किया है कि भैया अब जो वर्ल्ड है एक डेंजरस मूवमेंट में एंटर कर रहा है, तो इस वजह से ट्रीटी एक्सपायर हो रही है। अभी कोई एक्सटेंशन की बात नहीं की गई है, लेकिन
रशिया ने ऑफर किया है 1 साल का एक्सटेंशन, लेकिन यूएसए ने कोई रिस्पॉन्स अभी इसके ऊपर नहीं दे रखा है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम दो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर के ऊपर कोई भी बाइंडिंग लिमिट्स नहीं होगी न्यूक्लियर आर्सेनल की जब बात की जाए। तो इसकी वजह से जो आर्म्स रेस होगी, मिसट्रस्ट होगा, एस्केलेशन होगा, वो और ज़्यादा हायर हो जाएगा। अब ट्रंप ने, ऑब्वियस सी बात है, ट्रंप के जो एक्शन होते हैं बहुत ही डिफरेंट लेवल पे हैं, तो उन्होंने कहा भैया साउंड्स लाइक गुड आइडिया बट वील सी व्हाट वी कैन डू ऑन दिस ट्रीटी। तो आपको मेन चीज़ क्या पता होनी चाहिए, न्यू स्टार्ट ट्रीटी है किसके ऊपर है। आप बोल सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, या बोल देंगे उठा के भैया ये बात कर रहा है क्रिटिकल मिनरल के ऊपर। तो यहाँ पे बात हो रही है न्यूक्लियर आर्म की ट्रीटी है बेसिकली, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहां पे खौर्तुम प्लेसेस इन न्यूज में है, सूडान मिलिट्री ने जो एंट्री कर रखी है। अब यहां पे क्या है, कडुगली, ये जो सदर्न सिटी है, कहां पे, सूडान की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पे क्या कह रहे हैं, सूडान आर्मी जो है उन्होंने ब्रोक किया है जो सदर्न सिटी ऑफ कडुगली है ऑन ट्यूसडे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, आपको पता है कि सूडान का जो एरिया है, ठीक है, सूडान की कैपिटल आपको पता है खौर्तुम के रिगार्ड में जब बात होती है, यहीं पे आप लोग सुनते हो नील रिवर के बारे में, ठीक है। और यूपीएससी ने कई बार सूडान के ऊपर सवाल भी पूछा हुआ है। उसके बारे में कई रेफ्यूजीज कैंप भी सुने होंगे, जैसे आपने ददाब कैंप सुना होगा, और कई बार यूपीएससी ने रेफ्यूजी कैंप्स के ऊपर सवाल भी पूछा हुआ है। तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना इसके रिगार्ड में जरूरी हो जाती है। आप सिंपल खौर्तुम को दिमाग में रखिएगा, कडुगली कहाँ पे है, सूडान के रिगार्ड में बात होती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, खौर्तुम के ऊपर सवाल पूछा गया है, फिर देखिए खौर्तुम के ऊपर सवाल पूछा गया है। इट इज जस्ट टू शो यू दैट इसकी रेलेवेंस क्या है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल पर्टिकुलरली बात कर रहा है इंडिया और यूएस के बीच जो स्ट्रैटेजिक रीसेट हुआ है, ठीक है। स्ट्रैटेजिक रीसेट में क्या है, आप लोगों को पता होगा ट्रंप और जो नरेंद्र मोदी है उनके बीच में जब बातचीत हुई और वहां पे जो टैरिफ है उसको रिड्यूस किया गया, तो यूएस का जो टैरिफ लग रहा था इंडियन गुड्स के ऊपर वो अब 18% हो चुका है, ठीक है। अब इससे क्या है, जो 25% पेनल्टी टैरिफ है वो जो लगाया गया था क्योंकि इंडिया परचेज कर रहा था रशिया से ऑयल, उसको कैंसिल आउट कर दिया गया है। अब यहां पे जो एक्सप्लोरेशन किया जा रहा है वो किया जा रहा है हम कैसे ट्रेड और स्ट्रैटेजिक टाइज को और रीसेट कर सकते हैं। तो उसमें क्रिटिकल मिनरल की बात आती है, क्यों मैटर करता है, क्योंकि इंडिया ने फ्लैग किया है भैया ओवर कॉन्सेंट्रेशन अगर होगा सप्लाई चेन का, जैसे चाइना के द्वारा किया गया है, वो चीज और ज्यादा इंपैक्ट कर सकती है। इस वजह से पॉइंट रखा जा रहा है हमें एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई रूट बनाना होगा, हमें प्रेफरेंशियल ट्रेड जोन्स बनाने होंगे सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल के लिए। अब यहां पे यूएस का एक बिगर पुश की जरूरत भी है, ठीक है। अब अगर बात की जाए क्वाड के रिगार्ड में बात हुई है, तो क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच है। तो यहां पे बात ये हुई है कि भैया हम कैसे क्वाड का कोऑपरेशन, मतलब ये जो कंट्रीज हैं इन सब के कोऑपरेशन का इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो सप्लाई चेन है क्रिटिकल मिनरल की उसे हम प्रॉपर तरीके से रिवाइव कर सकें। जो डोमिनेंट प्लेयर हैं जैसे चाइना, उनके ऊपर कंप्लीट जो डिपेंडेंस हमारी हो रखी है उसको हम रिड्यूस कर सकें, बेसिकली उसके ऊपर यहां पे बात हो रही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है डी नोटिफाइड ट्राइब और सेंसस 2027 के ऊपर। ये मेंशन नहीं किया गया है बट स्टिल ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या है, जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं, जो नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, उन्होंने कहा है कि भैया आप सेंसस 2027 जो कर रहे हैं ना उसमें हमारा एक सेपरेट कॉलम बनाइए। जैसे आपने SC ST OBC का बना रखा है वैसे हमें एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे रख दीजिए, हमारा एक सेपरेट शेड्यूल बनाइए, ठीक है। अब ये जो चीज रखी गई है ये रखा इसलिए गया क्योंकि उन्हें लग रहा है कि भैया अगर हमें दोबारा से इसमें नहीं रखा गया तो हम इनविजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि जो आपकी डी नोटिफाइड ट्राइब्स होती हैं उनको एज अ क्रिमिनल ट्राइब के तरीके से ब्रांड किया गया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में जो कॉलोनियल लॉस था उसको रिपील कर दिया गया था और जो कम्युनिटीज थी वो डी नोटिफाइड कम्युनिटी जो आपकी कम्युनिटीज में डाल दी गई थी, लेकिन वो क्रिमिनल कैटेगरी में नहीं डाली गई थी। अब इश्यू क्या है, 1200 कम्युनिटीज ऐसी हैं जो हिस्टोरिकली लेवल पे ऐसे आइडेंटिफाई की गई हैं। की डिमांड में रखा गया है कि आप हमारा सेंसस कॉलम डिफरेंट करिए, हमें एक डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल में डालिए। गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स में जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है उन्होंने इंक्लूजन के बारे में रिकमेंडेशन दे रखी है। जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उन्होंने एग्री भी किया है कि भैया डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं उनको हम एक अलग कास्ट एन्यूमरेशन में डाल सकते हैं। अब ये करने से पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, विजिबिलिटी अच्छी होगी, वेलफेयर टारगेटेड अच्छा हो जाएगा, लीगल आइडेंटिटी बढ़ जाएगी, रिजर्वेशन फेयर हो जाएगा और जो मिस क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे बात की जाए बजट एलोकेशन भी अच्छा होगा पॉलिसी लेवल पे, नई आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन होगा
लेकिन चैलेंजेस की बात की जाए तो जो कॉम्प्लेक्स सेंसस कोडिंग होती है वो और ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। यहाँ पे कंपटीशन हो सकता है रिसोर्सेस के ऊपर, बट यहाँ पे बात की जाए जो इनविजिबिलिटी है उसको वो और ज़्यादा आउटवेट कर देता है अगर उन्हें इंक्लूड कर दिया जाएगा उसके अंडर में। यहीं पे आपको पीवीटीजीस के ऊपर भी पता होना चाहिए जो देवर कमीशन की रिकमेंडेशन पे लाया गया था, और इससे कनेक्टेड जो पीवाईक्यू पूछा है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं एमपी लैड के ऊपर, जो कंट्रोवर्सी के ऊपर बात है। एमपी लैड मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। 93 में ये सेंट्रल स्कीम है जहां पे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं इनसे कहा जाता है भैया आप ना लोकल डेवलपमेंट वर्क कराइए, और उसके लिए सालाना 5 करोड़ इनको रिकमेंड किया जाता है कि आप खर्चा करिए। ठीक है, मतलब 5 साल में आपके पास 25 करोड़ का अमाउंट है, आप जाइए और इससे डेवलपमेंट करिए। तो कंट्रोवर्सी ये हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने कांग्रेस के एमपीज के ऊपर एक ये एलिगेशन लगाया है कि भैया आप हो तो राजस्थान के, लेकिन इन्होंने अपने एमपी लैट के फंड को हरियाणा में यूज कर लिया इंस्टेड ऑफ यूजिंग इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या ये चीज इंपैक्ट करती है? तो बीजेपी ने क्लेम किया है कि जो एमपी लैट की स्पिरिट है वो वायलेट होती है क्योंकि ये पॉलिटिकल एक मूव है। कांग्रेस ने रिस्पॉन्स दिया है कि भैया सुनिए आप मेरी बात को, यहां पे एमपी 2.5 करोड़ वो बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब बाहर भी वो पब्लिक वर्क में डाल सकते हैं। अगर कहीं पे क्लैमिटीज हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं सोशल वर्क की जरूरत है तो हम कर सकते हैं। कांग्रेस का बेसिकली रिस्पॉन्स आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात होती है कि यहाँ पे जो आपके एमपी लैट फंड्स हैं वो अभी तक ओवरऑल कैसे यूज किए गए हैं। अगर मैं 18th लोकसभा की बात करूं अप्रोक्सीमेटली 15,486 था, 17th में इतना था, स्पेंट इसमें इतना अमाउंट ही हो पाया था। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल ऑफ गुड यूज क्या होता है, यहाँ पे जब हाई यूटिलाइजेशन ट्रांसपेरेंसी रखी जाए और यहाँ पे इम्पैक्ट में वाटर रोड्स लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाए तो इसे गुड यूज में जनरली कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, अब जनरली ऐसा नहीं हुआ है यहाँ पे कोई भी स्ट्रॉन्ग केस बना है कि एमपी लैट्स को स्क्रैप कर देना चाहिए। प्रॉब्लम स्कीम के अंदर नहीं है, यहाँ पे पॉइंट है कि जब अनइवन कैपेसिटी होती है एमपीज की तो इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 2020 में क्या पूछा गया है, ये आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसको एक बार पढ़िए और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग अपने आप डेवलप होगी यहाँ पे। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।